अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर 17 बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का मल्टी एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी के लिए। आज हमने पढ़ना है विटामिन B6। हमने विटामिन शुरू की विद फैट सॉल्युबल लिपिड सॉल्युबल विटामिन, वो हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने वाटर सॉल्युबल विटामिन शुरू किए जिसमें विटामिन C और विटामिन B कम्प्लेक्स आ रहा है। तो विटामिन C हम पढ़ चुके हैं, B1, B2, B3 हम पढ़ चुके हैं। आज हमने विटामिन B5 और विटामिन B5 हमने पढ़ना है। सही, आज का हमारा जो टॉपिक है वो विटामिन B5 का है। तो चलो शुरू करते हैं कि विटामिन B5 क्या है। विटामिन B5 जो है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊं कि विटामिन B5 जो है इसको पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। पेंटोथेनिक एसिड, अब इसके जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसको पेंटोथेनिक एसिड क्यों कहते हैं। सही, ये भी जितना हमने वाटर सॉल्युबल के बारे में पढ़ा है तो ये भी वाटर सॉल्युबल ही है और ये थर्मल लिबाइल है। थर्मोलिबाइल का मतलब ये होता है कि एक होते हैं कॉम्पिटेंट, थर्मोस्टेबल होते हैं। थर्मोस्टेबल का मतलब ये होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर ये नॉर्मल स्टेट में रहते हैं तो वो थर्मोस्टेबल होते हैं। मतलब कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से या डिक्रीज़ होने से उनके स्ट्रक्चर पर, उनकी एक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता। और ये जो है ये थर्मोलिबाइल है। लिबाइल मीन कि ये सेंसिटिव है टेम्परेचर को। टेम्परेचर जब इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है तो विटामिन B5 जो है ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है या डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर वो अपने ओरिजिनल केमिस्ट्री में नहीं रहता। विटामिन B5 की केमिस्ट्री आप देखें तो विटामिन B5 जो है उसके आप तीन चीज़ें याद रखें। मैं बताता हूँ, आपको बना के देता हूँ कैसे। सबसे पहले इसमें होता है पेंटोथेनिक एसिड। आप ऐसे देखें, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, मैं आपको विटामिन B5 का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बताता हूँ। विटामिन B5 दो चीज़ों से बना है। एक बीटा एलेनिन से, एलेनिन आप लोगों को पता है कि अमाइनो एसिड है, और दूसरी चीज़ जो है वो है पेंटोइक एसिड। अब बीटा एलेनिन और पेंटोइक एसिड के बीच जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, जब कोई पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है, तो उसके बाद जो बनता है सब्सटेंस उसको कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए, ये पेंटोइक एसिड्स क्लियर और ये बीटा एलेनिन, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, पेंटोथेनिक एसिड। समझ आ गई? अब आगे जाते हैं। जब इसी पेंटोथेनिक एसिड के साथ, अब ये विटामिन B5 है, इतना याद रखो, पेंटोइक एसिड प्लस बीटा एलेनिन, ये दोनों जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं विटामिन B5 जिसको हम कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। क्लियर हो गई? अब हमने बनाना है, मैंने आपको बताया था कि विटामिन बजाते खुद डायरेक्टली कोई भी फंक्शन नहीं करता या बहुत कम फंक्शन करते हैं। अगर ये फंक्शन कर रहे हैं तो थ्रू देयर कोएंजाइम्स, ये एज ए कोएंजाइम, कोफैक्टर, प्रोस्टैटिक फैक्टर जो होते हैं उनके थ्रू काम करते हैं। तो अब हमने विटामिन B5 से उसका जो कोएंजाइम है जिसको हम कोएंजाइम A कहते हैं, ये हमने बनाना है। जैसे कि नियासिन से हमने क्या बना हुआ था, NAD और NADP हमने बनाए हुए थे। हमने थायमिन से TTP बनाए हुए थे, थायमिन थायरोफॉस्फेट जो था वो हमने बनाया हुआ था TPP। सही है, पायरोफॉस्फेट्स। तो यहाँ पर हमने विटामिन B5 से बनाना है कोएंजाइम A। अब बताते हैं कैसे बनाते हैं। पेंटोइक एसिड, बीटा एलेनिन, विटामिन B5 बन गया, इसको कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। इसी पेंटोथेनिक एसिड के साथ आप क्या करें, आप एक मॉलिक्यूल अटैच करें मर्कैप्टो इथेनॉल अमाइन के। समझ आ गई? बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल अमाइन जो है जिसको थायो इथेनॉल अमाइन भी कहते हैं। थायो जब भी आ जाए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो समझ जाएं कि इसमें होगा सल्फर ग्रुप। क्या होगा? सल्फर। अब जब पेंटोथेनिक एसिड के साथ आप थायो इथेनॉल अमाइन जब अटैच करेंगे तो इससे बन जाएगा पेंटीथीन। आ गई कुछ समझ?
ये ऐसे नहीं होता कि डायरेक्टली सब कुछ हो रहा है। सबसे पहले पेंटोइक एसिड होता है, वो एलिनिन के साथ मिलता है, विटामिन B5 बनता है। विटामिन B5 का जो है फिर डीकार्बोजाइलेशन ATP इसको मिलते हैं। ATP के बाद जो है सिस्टीन आता है, सिस्टीन इसके साथ मिलते हैं। यहाँ पर ये जो मरकप्टोइथेनॉल अमाइन आपको नज़र आ रहे हैं, ये असल में बना हुआ है सिस्टीन से। आपको पता है सिस्टीन जो है वो भी एक अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पर सिस्टीन अटैच हो जाता है, फिर सिस्टीन को हम ATP दे देते हैं, फिर उसके बाद उसकी डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज़ कर देते हैं, तब आखिर में बनता है मरकप्टोइथेनॉल अमाइन। अब सिंपली आ जाए, कन्फ्यूजन ख़त्म करें। पेंटोइक एसिड बीटा एलेनिन मिलके पेंटोथेनिक एसिड बना रहे हैं, क्लियर हो गया। इसके साथ आपको ये नहीं चाहिए कि मरकप्टोइथेनॉल अमाइन कैसे बना, वो रिएक्शंस बताए नहीं। आप सिंपली एक थायोइथेनॉल अमाइन को लेकर आएँ और इसके साथ अटैच करें। तो अब आपके साथ जो मॉलिक्यूल बन गया तो ये है पेंटेथीन। अगर आपसे पूछे कि पेंटेथीन जो है वो किससे कंपोज्ड है, तो पेंटेथीन जो है इसमें एक मरकप्टोइथेनॉल अमाइन जिसको थायोइथेनॉल अमाइन भी कहते हैं, और साथ में इसके पेंटोथेनिक एसिड भी है। समझ आ गई। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो पेंटोथेनिक एसिड्स है, समझ आ गई, वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो वो फिर आप ये नहीं बताओगे कि ये विटामिन B5 और ये नहीं, फिर आप कहेंगे कि पेंटोइक एसिड बीटा एलेनिन। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पेंटोथेनिक एसिड इज़ आल्सो कॉल्ड विटामिन B1, B2, B3, B5, B7। क्लियर। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं कि मरकप्टोइथेनॉल अमाइन जो है ये किस चीज़ से बना हुआ है, तो ये सिस्टीन से बना हुआ है। सही। सिस्टीन क्या है? एक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। आगे यहाँ तक समझ पेंटेथीन की। अब आगे जी आप लोगों ने क्या करना है कि पेंटेथीन जो है इसके साथ आपने एडिनोसिन 3 फॉस्फेट, ये एडेनिन और इसके 3 प्राइम पर फॉस्फेट अटैच है, इनको फॉस्फेट ब्रिज के थ्रू, पायरोफॉस्फेट दो फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू क्या करना है, यहाँ पर अटैच करना है। जब यहाँ पर अटैच कर देंगे तो अब ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोएंजाइम ए। कुछ समझ आ गई इसकी? अब पेंटोइक एसिड बीटा एलेनिन ये जब मिलते हैं तो पेंटेथेनिक एसिड बनाता है। पेंटेथेनिक एसिड के एक एंड पर एडिनोसिन 3 फॉस्फेट अटैच होता है पायरोफॉस्फेट लिंकेज के थ्रू, और एक एंड पर इसके मरकप्टोइथेनॉल अमाइन अटैच हुआ होता है, और ये सब मिलके कोएंजाइम ए बनाते हैं। अब आ गई समझ? इतने इसमें कुछ ख़ास नहीं है। ये वही बातें बता रहा है कि कोएंजाइम ए कैसे बना हुआ है। पेंटोथेनिक एसिड है जिसमें पेंटोइक एसिड और बीटा एलेनिन है। फिर उसके बाद पेंटोथेनेट जो होता है पेंटोइक एसिड सीरीज रिएक्शन से गुजर के क्या बना देता है? मरकप्टोइथेनॉल अमाइन। एक साइड पर इसके साथ क्या अटैच हुआ होता है? एडिनाइलिक एसिड मीन के एडिनोसिन 3 फॉस्फेट, और एक साइड पर इसके साथ क्या अटैच हुआ होता है? मरकप्टोइथेनॉल अमाइन। बायोसिंथेसिस अगर आप लोग देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बना सकते हैं, विटामिन B5 की सिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि वो बीटा एलेनिन और पेंटोइक एसिड को डायरेक्टली आपस में मिला सकते हैं, रिएक्शन करा सकते हैं। अब बीटा एलेनिन कहाँ से आ रहा है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। बीटा एलेनिन जो है ये एस्पार्टिक एसिड से बना हुआ है, एक बात। पेंटोइक एसिड कहाँ से बना हुआ है? ये कीटो आइसोविलरेट जो है आपको डीप तो नहीं पढ़ना चाहिए, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले, लेकिन कीटो आइसोविलरेट जो है ये एक शॉर्ट चेन कीटो एसिड्स होते हैं। अगर आपसे ये पूछें कि विटामिन B5 किस चीज़ से बना है, तो आप उसको बताएं कि बीटा एलेनिन और पेंटोइक एसिड। अगर आपसे ये पूछें कि अच्छा जी बीटा एलेनिन और पेंटोइक एसिड से तो बना है, ये बताए बीटा एलेनिन हमें कहाँ से मिल रहा है, तो आप बताएं इसको एस्पार्टिक एसिड से, एस्पार्टेट जिसको भी कहते हैं। फिर आपको कहते हैं जी दूसरा हिस्सा जो था वो पेंटोइक एसिड था, तो बताए पेंटोइक एसिड हमें कहाँ से मिल रहा है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए अल्फा कीटो आइसोविलरेट जो कि शॉर्ट चेन कीटो एसिड्स है। फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि चलो विटामिन B5 तो बन गया, विटामिन B5 का एंजाइम कौन सा है? कोएंजाइम, सॉरी। तो आप उनको कहें कि कोएंजाइम ए। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि कोएंजाइम ए में क्या क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि एक वो होते हैं पेंटेथीन होते हैं, सही है, पेंटोइक एसिड है, सही है, ये पेंटोथेनिक एसिड है, और एक एंड पर उसके मरकप्टोइथेनॉल अमाइन अटैच है,
दूसरी साइड पर एडिनोसिन 3 फॉस्फेट अटैच है। आ गई समझ? फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि अच्छा जी चलें, अब ये बताएं कि जो मरकैप्टो इथेनॉल अमाइन है, थायोल इथेनॉल अमाइन जो है, इसका बताएं हमें ये किस चीज़ से बना हुआ है। तो आप बताएं कि ये सिस्टीन अमाइनो एसिड जो है उससे बना हुआ है। 16 का नहीं कह रहा हूँ, 16 का, सिस्टीन, सही है, अमाइनो एसिड है सिस्टीन एक, उससे उसको हम डिकार्बोक्सिलेशन करके क्या बनाते हैं, मरकैप्टो इथेनॉल अमाइन। अब आ गई समझ? तो ये क्या है, हमारे पास कोएंजाइम ए बन जाता है। ये हम डाइट से लेंगे क्योंकि ह्यूमन इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकता। हाँ अलबत्ता इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं जो कि नॉर्मल फ्लोरा है, लेकिन वो इतने अमाउंट में नहीं होता कि वो हमारी ज़रूरियात पूरी करे, लेकिन बहरहाल वो बना सकते हैं। तो ह्यूमन को जो सोर्सेज है वो कौन कौन से डाइट में हम लेंगे या इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इसकी सिंथेसाइज करेंगे। पेंटोथेनिक एसिड कितने हैं ये तो किसी को नहीं पता, मतलब दिन में कितना चाहिए, लेकिन फिर भी 5 to 10 मिलीग्राम जो है वो एडल्ट्स के लिए। और ये सारे वो चीज़ें हैं जहाँ पर विटामिन B5 पाए जाते हैं, एग्स, लेवर, मीट, ईस्ट, मिल्क। फंक्शन क्या, अब यहाँ पर आ जाएं। हमारे बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस आता है, TCA साइकिल आता है, क्रेब साइकिल जिसको हम कहते हैं, या सिट्रिक एसिड साइकिल। इसके अलावा हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आता है। इसके अलावा यूरिया साइकिल, यूरिक एसिड का जो साइकिल है, सही है, ये सारे मेटाबॉलिज्म है। हम कैसे बीटा ऑक्सीडेशन हो गई, ग्लूकोन्यूजेनेसिस हो गया, ये सारे जो है मेटाबॉलिज्म, हम कैसे एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम कैसे एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी रिएक्शन है। हमने साइकिल है, रिएक्शंस है, ये हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। अब आ गई बात कि जितनी भी रिएक्शन होंगे ये तो सबको पता है कि वहाँ पर एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, और जब एंजाइम होंगे तो एंजाइम के पार्ट आपको पता है कि वहाँ पर को फैक्टर होंगे, को एंजाइम होंगे, प्रोस्टैटिक ग्रुप होगा। तो विटामिन को अगर आप लोग शुरू से पढ़कर आ रहे हैं तो ये एंजाइम तो नहीं है, लेकिन एंजाइम इनके बगैर अधूरे हैं। देखिए यहाँ पर पायरोवेट जो कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है, इसने कन्वर्ट होना है दो चीज़ों में। अगर एरोबिक रिएक्शंस हैं, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस हैं, तो इसने कन्वर्ट होना होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और अगर एनारोबिक रिएक्शन है तो इसने कन्वर्ट होना होता है लैक्टेट LDH में। आ गई समझ? और कंफ्यूज ना हो, मैं जो बता रहा हूँ ये नहीं है आप लोगों ने कंफर्म याद रखने हर एक चीज़। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ याद हो। आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ लेंगे कि ये पायरोवेट कहाँ से आ रहा है, एसिटाइल कोई हम क्यों बना रहे हैं, अल्फा कीटोग्लिसराइड का होता है। अब आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कोएंजाइम ए जो है ये कितना इम्पॉर्टेंट है। ये पायरोवेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल को ए में, तो सही है, पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आके पायरोवेट को तो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये कोए कहाँ से आएगा, कोएंजाइम ए जो है ये कहाँ से आ रहा है, मुझे इसके बारे में बताएं। तो अगर ये एंजाइम है भी तो को ए के बग़ैर ये अधूरा है। सेम यहाँ पर आप देखें अल्फ़ा कीटोग्लिसराइड को जब हम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करते हैं, सक्सिनेट में कन्वर्ट करते हैं, और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए या सक्सिनेट जो होते हैं ये हमारे हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं, हीम की प्रोडक्शन सिंथेसिस भी कर रहे होते हैं। ये एंजाइम तो पूरा है, प्रेजेंट है, ज़्यादा है, डिफिशिएंसी नहीं है, एफिशिएंट भी है, लेकिन साथ में ये कोएंजाइम नहीं है, इसकी को फैक्टर नहीं है इसका। तो क्या ये एंजाइम काम कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। इससे ये साबित हुआ कि विटामिन एंजाइम तो नहीं है, लेकिन एंजाइम विटामिन के बगैर अधूरे हैं। ये दोनों जब मिलेंगे तो रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होगा, रिएक्शन जो है वो एफिशिएंट होगा, रिएक्शन जो हमें प्रोडक्ट देगा वो काफ़ी होगी। अब आगे समझ? तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अब कोएंजाइम ए के फंक्शन क्या क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में कोएंजाइम ए ही इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा आपने फिजियोलॉजी में अभी पढ़ा होगा जब आप वो NMJ पढ़ रहे थे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो वहाँ पर आप लोगों ने एसिटाइल कोलिन पढ़ा होगा। अब एसिटाइल कोलिन जो है वो कैसे बनता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए
और कोलिन ये आपस में रिएक्शन करके एसिटाइल कोलिन बना देते हैं, कोएंजाइम ए बना देते हैं। आ गई समझ? तो ये सारी रिएक्शन जो है ये कौन कर रहा है? कोएंजाइम ए कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होते हैं, अमाइनो एसिड कन्वर्ट होते हैं, फैटी एसिड कन्वर्ट होते हैं, कीटो एसिड्स जो होते हैं वो यहाँ पर कन्वर्ट होते हैं, और फिर एसिटाइल कोए हमारे पास क्या बनाते हैं? एनर्जी भी बनाते हैं, फैट्स भी बनाते हैं, क्योंकि जब भी आप फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे, आप यहाँ से वापस जाएँ ऐसे रिवर्स, तो आपके पास आखिर में एसिटाइल कोए बनेगा, या फिर एसीटो एसिटिक एसिड बन जाता है, सही है, या फिर एसिटाइल कोए बन जाता है ए में आखिर में, सही है। तो आपके पास ये ट्राइग्लिसराइड भी बना रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बनाते हैं, कीटोन बॉडी से हमें एनर्जी भी देते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन भी कर रहे होते हैं। तो एक एसिटाइल कोए आप देखिए कि कितने सारी रिएक्शंस हैं इसके। डिफिशिएंसी देखें, डिफिशिएंसी क्या होगा? डिफिशिएंसी ऐसे तो नहीं है क्योंकि पेंटो का मतलब ये है कि एवरीवेयर, ये तकरीबन हर डाइट में तकरीबन पाया जाता है, और हमारे डाइट में ज़्यादातर पाया जाता है, तो इसकी डिफिशिएंसी इतनी नहीं होती। इसके अलावा अगर डिफिशिएंसी भी होती भी है तो एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं इंडिया से, उन्होंने बर्निंग फीट सिंड्रोम, पेन एंड नमनेस इन द टोज, स्लीपलेसनेस, फटीग, तो ये कह रहे हैं कि ये बर्निंग फीट सिंड्रोम किसी बंदे को हो तो ये रिलेटेड है पेंटोथेनिक एसिड की डिफिशियंसी से। गोपालन है इंडिया से, न्यूट्रिशनिस्ट है। इसके अलावा अगर आप लोग देखें यहाँ पर जब ये सेक्सिनाइल बना रहा था, सेक्सिनेट या सेक्सिनाइल को ए, तो मैंने आपको बताया कि ये हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन कर रहा होता है। तो यहाँ पर अगर ये डिफिशियंसी है इसकी तो एनीमिया कॉज होगा। फैटी लिवर देखें, फैटी लिवर का क्या मतलब होता है कि कोएंजाइम ए जब बनता है तो कोएंजाइम ए को हमने कन्वर्ट करना होता है फैटी एसिड में, फैटी एसिड में कन्वर्ट होना होता है कोलेस्ट्रॉल और टीजी में। अब जब ट्राइग्लिसराइड का मतलब टीजी और कोलेस्ट्रॉल जब वापस आएंगे, रिवर्स प्रोसेस करें, हमें एनर्जी चाहिए, जब एनर्जी हमें चाहिए वापस, जब फैट्स और टीजी ये डिज़ोल्व होंगे, इसकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगी, बीटा ऑक्सीडेशन, तो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे। और एसिटाइल कोएंजाइम ए तो तभी बनेंगे जब हमारे पास क्या हो? विटामिन बी5 हो। तो विटामिन बी5 नहीं होगा तो फैटी एसिड्स की एक्युमुलेशन होगी लिवर में, इसको कहते हैं फैटी लिवर। और फैटी लिवर अक्सर उन बंदों को भी हो जाते हैं जो कि सही मतलब कि उनका वेट ज़्यादा होता है और वो डायरेक्टली अपना वेट लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जितनी तेज़ी से आप अपना वेट लॉस करोगे उतने ही आपको फैटी लिवर के चांसेस ज़्यादा है। और इसके अलावा जो वेट जिनके ज़्यादा होते हैं और वो वेट लॉस नहीं कर रहे होते उनका तो वैसे भी प्रोबेबिलिटी चांसेस ज़्यादा हैं कि फैटी लिवर उनको। स्टेरॉयड सिंथेसिस भी कम होंगी क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, और कोलेस्ट्रॉल आपको पता है कि हमारे जितनी भी स्टेरोल है, सही है, वो सारे कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को हम मॉडिफाई करते हैं, कार्बन ऐड करते हैं, कार्बन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, हमारे पास ये स्टेरॉल बनते हैं, स्टेरॉयड एंजाइम जो है, हार्मोन सॉरी। ये डिफिशियंसी है, डिप्रेशन, वोमिटिंग, बर्निंग। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें ना तो बर्निंग फीट सिंड्रोम जो है ये स्पेसिफिक है विटामिन बी5 डिफिशियंसी के लिए। बाकी ये जो है ये तकरीबन ये तो ऐसी सिम्टम्स है, ये जनरल है, ये आप बी5 के साथ का वो नहीं कर सकते रिलेट। तो बर्निंग फीट सिंड्रोम जो है वो विटामिन बी5 की डिफिशियंसी है। ये आज का लेक्चर है विटामिन बी5, आप पढ़ लें इसको, समझे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि एक स्पेसिफिक बुक है, सब में यही लिखा होगा। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।